मानव में रासायनिक समन्वय। देखिए एक अध्याय जो अपना वो पीछे जो कि कोविड-19 के कारण हट गया है सिलेबस से, वो था मानव का तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत अपन पढ़ते मस्तिष्क, उसकी संरचना और तंत्रिकाओं के द्वारा होने वाले कार्य। ठीक है, और उसके बाद में मनुष्य का जो कंट्रोलिंग पावर है, मनुष्य की कंट्रोलिंग पावर है या उसको वातावरण के प्रति समस्थिति में बनाए रखने की जो क्षमता है, वो मस्तिष्क और रसायन दोनों प्रकार से होती है। तो यहां इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे रसायन। और यहां देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो यहां पे ये जितने भी मैंने बोर्ड पे शब्द लिखे हैं, इन सब पर एक एक अंक का प्रश्न बनता है। इन सब पे एक एक अंक का प्रश्न बनता है। तो आप लोगों को एक एक प्रश्न मैं बता रहा हूं, आपको ध्यानपूर्वक इस अध्याय का अध्ययन करना है। एक बड़ा प्रश्न भी इस अध्याय में से आ सकता है और छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण बन गया ये अध्याय, क्योंकि ये 2 अध्याय जो अपने 7 अंक के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं? तो जो अपन ने जो मैंने अभी बात की कि एक अध्याय अपना कोविड-19 के कारण हट गया है, जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिकाओं, न्यूरो मीन्स तंत्रिका, एंडो का मतलब अंतःस्रावी, इन दोनों का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। एक नंबर का प्रश्न आ जाए, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। अब देखिए ऊपर एक वर्ड लिखा है समस्थापन। तो इन दोनों का कार्य क्या है? न्यूरो यानी तंत्रिकाओं का मस्तिष्क के द्वारा, और एंडो यानी अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है आप लोगों को पता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन सीक्रेट करती हैं। ठीक है, और वो हार्मोन क्या करते हैं? हमें विभिन्न प्रकार की वातावरणीय परिस्थितियों को सक्षम रहने में सक्षम बनाते हैं। और तंत्रिकाएं भी क्या करती है? सक्षम बनाती है बाहरी वातावरण का ज्ञान करवाना मस्तिष्क तक, फिर मस्तिष्क अंगों को आदेश देता है। तो वातावरण के साथ जो सामंजस्य स्थापित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? समस्थापन। तो ये भी एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरा मैं आपको समस्थापन का एक उदाहरण दूं। जब हम तेज धूप से कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं, या हम पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने के लिए जाते हैं और हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, पिक्चर स्टार्ट हो जाती है, तो जैसे ही हम हॉल के अंदर घुसते हैं तो वहां पे अंधेरा किया हुआ होता है, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता कि कौन सी सीट खाली है, कहां जाके बैठे। लेकिन कुछ समय अगर हम एक ही स्थान पर स्थिर खड़े रहें तो उस स्थान पर फिर हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है, सीटें कहां खाली है। तो बाहर से हम जब तेज धूप से आए थे और कमरे के अंदर हमने प्रवेश किया, तो कमरे के अंदर बाहर तेज धूप से प्रकाश की मात्रा क्या है? कम है। ठीक है, लेकिन कुछ देरी तक अगर उसी कम मात्रा में जब हम रहते हैं तो फिर हमारे को कमरे में रखी हुई समस्त वस्तुएं या स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यानी शरीर के अंदर यह क्षमता होती है कि वो प्रत्येक प्रकार के वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार क्या कर सकता है? अपने आप को ढाल सकता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हॉल में गए, वहां भी आंखों ने देखना प्रारंभ कर दिया, पहले नहीं देख पा रही थी, उसके पश्चात बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियां मिली आंखों को, और वहां पे आंखों ने क्या कर लिया? अपने आप को समायोजित कर लिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? समस्थापन। ये 2 मैंने आपको उदाहरण बताए। समस्थापन की परिभाषा क्या अगर पूछ लिया जाए कि समस्थापन किसे कहते हैं, तो बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को समायोजित करना क्या कहलाता है? समस्थापन। और यह समस्थापन अपने शरीर के अंदर 2 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से? पहला मस्तिष्क के द्वारा तंत्रिकाओं को आदेश देके, और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करके और मनुष्य को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सक्षम बनाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि एड्रिनल जो ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, वो डर या भय के समय हार्मोन स्रावित करती है, एड्रिनलिन, और वो हार्मोन हमें उन विपरीत परिस्थितियों में सक्षम बनाता है रहने के लिए। तो 1 नंबर का प्रश्न समस्थापन, 1 नंबर का न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। उसके बाद में देखिए साइंटिस्ट के कुछ नाम है, इनके ऊपर भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले अंतःस्राव शब्द किसने दिया? प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले अंतःस्राव शब्द किसने दिया? क्लॉड बर्नार्ड ने अंतःस्राव शब्द दिया था। उसके बाद में अंतःस्रावी विज्ञान का जनक, जैसे अपन ने पीछे अपन पढ़ के आए हैं आनुवांशिकी,
आनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये एक प्रश्न बन सकता है। 11वीं से ही अपन पढ़ के आ रहे हैं, 11वीं में भी अपन ने पढ़ा है, या 11वीं के लिए आप मान लीजिए कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। फिर वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टिस है। उसके बाद में प्राणी विज्ञान का जनक कौन है? प्राणी विज्ञान का जनक भी कौन है? अरस्तु है। फिर आनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। उसी प्रकार अंतःस्रावी तंत्र जो है उसका जनक कौन है? अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस एडिसन। याद कर लेना है, थॉमस एडिसन। उसके बाद में आता है स्टर्लिंग। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? हार्मोन क्या होता है इसकी अपन चर्चा करेंगे अभी ग्रंथियों के बाद में। हार्मोन कहते हैं अपन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को हम हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हार्मोन शब्द किसने दिया? स्टार्लिंग ने दिया। और साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि हार्मोन जो है वो एक उत्तेजक पदार्थ होता है। उसके बाद में पहला हार्मोन कौन सा है? यह मानव का पहला हार्मोन जिसकी खोज की गई थी, या मानव में स्रावित होने प्रथम हार्मोन जिसकी खोज की गई थी, तो सबसे पहले तो किसने की? बेलिस एवं स्टर्लिंग ने। मनुष्य में स्रावित होने वाले प्रथम हार्मोन या वह हार्मोन जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी सिक्रेटिन हार्मोन है, जो कि ग्रहणी जो होती है उसकी श्लेष्मा कला के द्वारा इस हार्मोन का श्रवण किया जाता है। खोज किसने की थी? बेलिस एवं स्टर्लिंग ने सबसे पहले हार्मोन प्रथम हार्मोन की खोज की थी। या प्रथम कौन से हार्मोन की खोज की थी? तो सिक्रेटिन की खोज की थी। उसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं हार्मोन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। ग्रंथियों के प्रकार, अपना टॉपिक क्या आता है? ग्रंथियों के प्रकार। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं बहिर्स्रावी क्या होती है। बहिर्स्रावी ग्रंथि वे ग्रंथि जो अपने स्राव को सीधे संबंधित अंग में डालती है, क्या कहलाती है? बहिर्स्रावी ग्रंथि। यानी इनमें नलिकाएं पाई जाती है। देखिए एक प्रश्न ये भी आ सकता है यहां पे आपके परीक्षा में कि बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको अंतर भी बता देता हूं और समझा भी देता हूं। पहला अंतर क्या हो गया कि बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है वो अपने स्राव को सीधे संबंधित अंग में डालती है। मान लीजिए जिस अंग की भी जरूरत है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, आपको मैं यहां पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जब हम किसी बच्चे से कहते हैं बोर्ड पे आने के लिए, तो क्या होता है? एक घबराहट होती है। ठीक है, वो आ नहीं पाता, टांगे कंपन करती है, या यूं कह दें कि एक भय की स्थिति होती है। तो अब एड्रिनल ग्रंथि जो है वो एक हार्मोन स्रावित करती है, एड्रिनलिन, जो हमें उस वातावरण को सहन करने में सक्षम बनाता है। बच्चा पहले सकुचाता है, धीरे धीरे उठ के बोर्ड तक आ जाता है। ये उदाहरण बताया। तो वो हार्मोन सीक्रेट हुआ, उसका प्रभाव संबंधित अंग तक गया और वो तैयार हो गया। तो कहने का मतलब अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है उसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। नलिकाएं नहीं पाई जाती तो फिर यानी ये अपने स्राव को क्या करते हैं? रक्त में डालते हैं। तो एक अंतर हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने स्राव को रक्त में डालती है, बहिर्स्रावी ग्रंथियां अपने स्राव को सीधे संबंधित अंग में डालती है। तो सीधे संबंधित अंग में डालेगी, इसका मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथियों में क्या है? नलिकाएं पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि चूंकि रक्त क्या है, आगे रक्त वाला चैप्टर अपन पढ़ेंगे। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो संपूर्ण शरीर में फैलता रहता है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को संबंधित अंग तक पहुंचा देगा। ठीक है, तीसरा जो अंतर है वो अपन कह सकते हैं कि अब जब बहिर्स्रावी ग्रंथि को ज्यादा संचरण नहीं करवाना पड़ता अपने स्राव को, तो ये जहां स्रावित होती है लगभग उन्हीं अंगों के समीप ये पाई जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन उदाहरण दें, बहिर्स्रावी ग्रंथि का उदाहरण क्या है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि इसका उदाहरण हो गया। अब लार को कहां सीक्रेट होना है? तो लार को मुख में सीक्रेट होना है, मुंह में स्रावित होना है। तो ये लार ग्रंथि कहां पाई जाएगी? मुख में ही पाई जाएगी। कर्ण पूर्व ग्रंथि ये भी कानों के समीप ही पाई जाती है। यानी जहां इनके स्राव को स्रावित होना है उस अंग के समीप ही पाई जाती है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो कहीं पर भी पाई जा सकती है, क्योंकि उनके स्राव को किसको ले जाना है? रक्त को ले जाना है। तो ये संबंधित अंगों के समीप नहीं पाई जाती है। दूसरा, बहिर्स्रावी जो ग्रंथि होती है, अब आप लार को याद करो, अपन ने थोड़ा बहुत पाचन तंत्र पढ़ा था। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत लार के अंतर्गत क्या होता है? लार के अंदर एंजाइम होता है जो भोजन का पाचन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहिर्स्रावी जो ग्रंथि है उसके स्राव को हम क्या कहते हैं? उसके स्राव को हम
एंजाइम कहते हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। तो ये अपन ने अंतर भी पढ़ लिया और इसके साथ साथ अपने को ये दोनों ग्रंथियां भी समझ में आगे की। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे रक्त में डालती है और इनके स्राव को हम हार्मोन कहते हैं, जबकि बहिर्स्रावी ग्रंथि अपने स्राव को सीधे संबंधित अंग में डालती है और इनके स्राव को हम एंजाइम कहते हैं। तीसरी ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथि का उदाहरण हो गया लाल ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि का अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। 10 अपने पास अंतःस्रावी ग्रंथियां इस पाठ में अध्ययन करने के लिए, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, तो उनका अपन अध्ययन करेंगे, तब उनकी चर्चा कर लेंगे। उदाहरण के लिए आपको मैंने 1-2 बता दिए। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों का कार्य करे, यानी हार्मोन भी स्रावित करे और एंजाइम भी स्रावित करे, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। तो अपने पास मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, उसके आप उदाहरण याद कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। डायरेक्ट मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण लिखिए। तो मिश्रित ग्रंथि में पहला अपना उदाहरण है अग्नाशय, दूसरा अपना उदाहरण है वृषण और तीसरा उदाहरण है अंडाशय। ठीक है, अब अगर हमसे पूछे अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण दीजिए, तब भी हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंतःस्रावी का भी काम करती है। और मिश्रित का उदाहरण पूछे तो मिश्रित में भी लिख सकते हैं ये तीनों आप, और बहिर्स्रावी का पूछे तो बहिर्स्रावी में भी आप ये लिख सकते हैं। यानी 3 उदाहरण अपने पास क्या हो गए, कॉमन हो गए। ठीक है, लेकिन विशेष रूप से आपको याद रखना है मिश्रित। अब मिश्रित में मैं आपको एक बता देता हूं, अग्नाशय, अग्नाशय पाचक रस या योग कहते हैं अग्नाशय रस का भी स्राव करता है, जिसमें क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और दूसरा हार्मोन का भी स्राव करता है, कौन से हार्मोन का, इंसुलिन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन। ठीक है, तो ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण हो गया। अब हम विस्तार पूर्वक एक एक ग्रंथि का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपना आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पहली ग्रंथि अपनी हाइपोथैलेमस। ठीक है, पिछला पाठ अपन ने पढ़ा नहीं। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में विभाजित करते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, या मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और उसके बाद में मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित करते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क भाग के अंतर्गत देखिए ये दोनों संरचनाएं बन गई। अगर हाइपोथैलेमस भी अपने आए तो भी अपन यही डायग्राम बनाएंगे, और अगर पीयूष ग्रंथि भी आए तो भी अपन यही डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि विस्तार पूर्वक इसके ऊपर प्रश्न आ सकता है, 2 नंबर का प्रश्न हाइपोथैलेमस पे और 4 नंबर का प्रश्न पीयूष ग्रंथि के ऊपर। हाइपोथैलेमस के ऊपर 2 ही नंबर का प्रश्न बनता है, पीयूष ग्रंथि के ऊपर बनेगा तो 4 नंबर का बनेगा। तब भी आपको दोनों के अंदर अपने को सेम डायग्राम बना देने। अब देखिए ये थैलेमस है और थैलेमस के बाद में ये हाइपोथैलेमस है, तो ये अग्र मस्तिष्क के भाग है। और फिर हाइपोथैलेमस के द्वारा एक वृंतनुमा संरचना के द्वारा मटर के समान ये ग्रंथि जुड़ी हुई रहती है, जिसको अपन कहते हैं पीयूष ग्रंथि। और ये मेरुरज्जु है, ये वाला पार्ट जो है वो अनुमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क कहलाता है। अनुमस्तिष्क, ये आप लोगों ने 10वीं तक भी पढ़े होंगे। यहां अपने को मस्तिष्क से फिलहाल मतलब नहीं है, अपने को मतलब किससे, ग्रंथियों से। तो अपनी 2 ग्रंथियों के डायग्राम हो गए। अगला मैं पीयूष ग्रंथि का डायग्राम कहां स्थित होती है वो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, हालांकि पीयूष ग्रंथि का अलग से अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन स्थिति के लिए नहीं बनाना पड़ेगा। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है जो डायनसेफेलोन की गुहा डायोसील या तृतीय निलय के फर्श का निर्माण करती है। इसमें जो धूसर द्रव्य होता है, यानी मस्तिष्क में 2 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, एक ग्रे मैटर या धूसर द्रव्य और दूसरा श्वेत द्रव्य। ठीक है, तो यहां धूसर द्रव्य को छोड़ा जाता है। और हाइपोथैलेमस से 2 प्रकार के हार्मोनों का स्राव होता है, यानी हाइपोथैलेमस को हम अंतःस्रावी विज्ञान का सर्वोच्च कमांडर भी कहते हैं। ये एक अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतःस्रावी विज्ञान का सर्वोच्च कमांडर, प्रश्न आ जाए, अंतःस्रावी विज्ञान का सर्वोच्च कमांडर किसे कहते हैं? अपना उत्तर होगा हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस। या दूसरा प्रश्न, प्रधान ग्रंथि नियंत्रक कौन है? तो प्रधान ग्रंथि नियंत्रक कौन है? तब भी अपना उत्तर क्या आ जाएगा? हाइपोथैलेमस। अब देखिए होता क्या अंतःस्रावी विज्ञान के अंतर्गत, जिस प्रकार से मस्तिष्क और मेरुरज्जु नियंत्रण करते हैं तंत्रिकाओं के द्वारा, उसी प्रकार हाइपोथैलेमस जो है वो नियंत्रण करता है किसके ऊपर? हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है पीयूष ग्रंथि के ऊपर, और पीयूष ग्रंथि नियंत्रण करती है अन्य ग्रंथियों के ऊपर। तो इस प्रकार का एक सिस्टम पाया जाता है, इसलिए इसको प्रधान ग्रंथि नियंत्रक भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस के द्वारा दो प्रकार के हार्मोनों का स्राव होता है। एक को कहते हैं मोचक हार्मोन, एक तो क्या है? मोचक, या अंग्रेजी की अगर अपन बात करें तो रिलीजिंग, यानी ये अन्य जो ग्रंथि हैं उनसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करवाती है, प्रेरक है, ठीक है, रिलीजिंग प्रेरक है। और दूसरा निरोधी हार्मोन, दूसरा किसका स्राव होता है? निरोधी, यानी हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित नहीं हो जाए, एक निश्चित यानी बहुत कम मात्रा में इन हार्मोनों की आवश्यकता होती है। तो वापस रोकने के लिए भी ये क्या करते हैं? निरोधी हार्मोन का स्राव करते हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी हाइपोथैलेमस के द्वारा दो प्रकार के हार्मोनों, मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन का स्राव किया जाता है। उदाहरण के लिए जीएच की बात करें अपन, उदाहरण के लिए जीएच, यानी इसके फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है, ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। अब वृद्धि हार्मोन यहां पर दो प्रकार के होते हैं, एक को तो हम कहते हैं आरएच, जीएचआरएच। मान लीजिए इसका पूरा नाम आ जाए आपको कि जीएचआरएच का पूरा नाम लिखे तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और दूसरा आ गया जीएचआईएच, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी पीयूष ग्रंथि के द्वारा दो प्रकार के हार्मोनों का स्राव किया जाता है, एक मोचक और दूसरा निरोधी। तो जीएचआरएच को हिंदी में अगर अपन बात करें तो वृद्धि हार्मोन, मोचक हार्मोन, और जीएचआईएच का नाम करें तो वृद्धि हार्मोन, निरोधी हार्मोन। इसी प्रकार टीआरएच, थायरोट्रोपिक हार्मोन, टीआरएच का पूरा नाम लिखिए, ये भी हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होता है। पीआरएच, प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन, पीआरएच, प्रोलैक्टिक मोचक हार्मोन। इसी प्रकार एमएसएच, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन या स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। इसी प्रकार ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।